Guys, welcome to my YouTube channel Pubidum Classes for UGC NET Public Administration. So today we will discuss a paradigm shift in public administration from traditional public administration to new public management. So what is the requirement to shift from traditional public administration to new public administration? So question arises, why it is required to shift from traditional to NPM? So question regard shift from traditional public administration to new public management. दिस इज द क्वेश्चन। मतलब कि क्या ज़रूरत पड़ा जब हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव लाना पड़ा गवर्नमेंट में। तो जैसा कि एज वी नो दैट आवर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर। So it is required to, in organization, government should be more focused on efficiency outcomes rather than rules, regulation, procedure. So NPM has arise. सो बेसिकली यही रीजन रहा कि जो कि हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, रूल्स पे, रेगुलेशन पे, प्रोसीजर पे फोकस करता था, ना कि एफिशिएंसी एंड आउटपुट पे, रिजल्ट पे फोकस किया। तो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है। सो बेसिकली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक पर्सपेक्टिव है हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि फोकस करता है हमारे रिजल्ट पे, आउटपुट पे। सो लेट्स सी द व्हाट इज द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाउ इट इमर्ज। So NPM is the latest paradigm in the evolution of पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो जैसा हम देखते हैं तो हमारा पहले क्या था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। देखिए जो शिफ्ट हुआ पहले कैसे कैसे हुआ, हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन ए हमारा NPM है। तो इसीलिए इसको बोला कि हमारा ये लेटेस्ट पैराडिग्म शिफ्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990s। and the book entitled Reinventing Government by David Osborne and Ted Gablers, published in 1992, give the birth of NPM. So very important point, जो हमारा डेविड ओसबर्न एंड टेड गेबलर का बुक था, पब्लिश हुआ था 1992 में, जो बुक का इंटाइटल है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो ए बेसिकली बर्थ किया था, मतलब बेसिकली इसी के द्वारा हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट राइज हुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द सेकेंड री इन्वेंशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पहले हमारा जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर उसके बाद जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ, जो कुछ चेंजेस हुए, तो हमारा आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ कमियां रही, उसको जो इम्प्रूव किया गया, उसके बाद आया हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसीलिए बोला गया कि ये सेकेंड री इन्वेंशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। and the term was coined by Christopher Hood. Very important point. The term new public management was first coined by the Christopher Hood. He used in his article entitled A Public Management for All Seasons in 1992. So student remember this point, it may be come in your exam. So it will ask who coined the term new public management. So remember Christopher Hood. Christopher Hood coined the term new public management in his article entitled A Public Management for All Seasons, published in 1991. So very important point. It is also called, so देखिए जो हमारा NPM है, अब उसको क्या क्या और कहते हैं। सो रिमेंबर, और कौन से स्कॉलर्स थे जो उनको बोला, देखिए इट इज कॉल्ड मैनेजरिज्म बाय पॉलिट। देखिए मैनेजरियलिज्म बाय पॉलिट के द्वारा इसको मैनेजरियलिज्म बोला गया। इंटरप्रीन्यूरियल गवर्नमेंट बाय ओसबोर्न एंड गेबलर। देखिए इंटरप्रीन्यूरियल, मैनेजरियलिज्म एंड मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय लैन एंड रोजनब्लूम। And last one is a third way between public administration and private administration by U.A. Gunn. So basically these are the other name, means that synonyms of new public management given by the different scholars.
फर्स्ट वन इज मैनेजरियलिज्म बाई पॉलिट, सेकेंड वन इज इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट बाई ओसबोर्न एंड गेबलर, एंड थर्ड वन इज मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाई लैन एंड रोजनब्लूम्स, एंड फोर्थ वन इज third way between public administration and private administration by UA Gun. So let's see the basic theme behind the new public management. There are two basic themes behind the emergence of the new public management. These are the Thatcherism and Reaganism. Basically जो थीम था एनपीएम का इमर्ज होने का क्या था, तो बेसिकली इसका दो थीम था। थैचरिज्म इन जो कि यूके में था, ब्रिटेन में, और रीगनिज्म यूएसए में। बेसिकली आइडियोलॉजी है, जिसके द्वारा देखिए जो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे प्राइवेटाइज किए गए। तो सबसे फर्स्ट जो प्राइवेटाइजेशन वाला आइडियोलॉजी आया वो हमारा यूके में आया। द फर्स्ट कंट्री विच इनिशिएटेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसी को हम थैचरिज्म बोलते हैं। बेसिकली आइडियोलॉजी है, और वही यूएसए में इसको रीगनिज्म बोलते हैं। सो बेसिकली ये आइडियोलॉजी था जिसके द्वारा हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इमर्ज हुआ। देखिए बेसिकली इट रिप्रेजेंट अ सिंथेसिस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये सिंथेसिस है कि मतलब उसको एक लाया गया, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पब्लिक सेक्टर में लाया गया। इट टेक्स, देखिए अब इसका जो मतलब क्या था, इट टेक्स, जो देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या हुआ, बेसिकली पूरा गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट नहीं की, बट इसमें देखिए कुछ प्रिंसिपल्स लाए गए। देखिए इट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाएगा कि क्या और क्यों करना चाहिए, वो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया, बट कैसे करना चाहिए, उसका मतलब सॉल्यूशन कैसे है, उसको कैसे किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये जो टेक्निक्स लिया गया प्राइवेट से लिया गया। एंड द एनपीएम एम्स एट 3G। देखिए एनपीएम के एम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली एमसीक्यूज में पूछता है कि एनपीएम के क्या एम्स है, तो थ्री इज ऑफ एनपीएम। सो रिमेंबर, फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकेंड इज एफिशिएंसी, थर्ड इज इफेक्टिवनेस। तो व्हाट इज दिस थ्री इज सेज, फर्स्ट वन इज इकोनॉमी, द इरेडिकेशन ऑफ वेस्ट। देखिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर्स में हमारे जो वेस्ट फुल थे उनको इरेडिकेट करना, मतलब कि एक एफिशिएंट मैनर में, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में यूज करना। एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, द स्ट्रीमलाइन ऑफ सर्विसेज। देखिए अब जो हमारे सर्विसेज थे उसमें एफिशिएंसी लाना। एंड लास्ट वन इज इफेक्टिवनेस, द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर टारगेटेड ऑन प्रॉब्लम्स। देखिए अब इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जो हम सर्विसेज ला रहे हैं वो मतलब कि रेलिवेंट ना हो। इसमें बताया कि जो भी हम सर्विसेज लाए वो टारगेट ग्रुप के रेलिवेंट हो, बहुत ही इफेक्टिवनेस हो। सो बेसिकली दीज आर द 3 E ऑफ एनपीएम। सो रिमेंबर, फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकेंड इज एफिशिएंसी, एंड द थर्ड इज इफेक्टिवनेस। एंड नाउ कम टू द एनपीएम इम्फेसिस ऑन। देखिए अब जो फोकस किया था एनपीएम का, क्या क्या फोकस था, बेसिकली इसको फीचर्स बोल सकते हैं, क्या क्या टारगेट किया, किस पे जोर किया हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल पे हमारा जोर किया। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इम्प्लॉई कैसा काम कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है, वो क्या क्या चीज़ें टारगेट अचीव कर रहा है, क्या क्या वो एकम्प्लिशमेंट है उसको अप्रेजल करते हैं। बेसिकली मंथ एंड में या ईयरली क्वार्टरली जैसे भी हो, अपना हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पॉलिसी है, उस हिसाब से इसको अप्रेजल किया जाता है, मतलब एक प्रकार से इवेल्युएट किया जाता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, तो उसे वो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। एंड देखिए बेसिकली ये परफॉर्मेंस अप्रेजल उसमें था प्राइवेट सेक्टर में, अब उसको गवर्नमेंट सेक्टर में भी ला दिया गया है। एंड सेकेंड इज मैनेजेरियल ऑटोनॉमी। देखिए जो मैनेजरियल ऑटोनॉमी, इसका मतलब कहने का मतलब जो देखिए सब चीज़ें बेसिकली प्राइवेट सेक्टर से लाए गए। मैनेजरियल ऑटोनॉमी देखिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था पहले क्या होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर के जो भी रूल थे उसको मैनेजरियल के रूल के हिसाब से चेंज किया गया। एंड देन कॉस्ट कटिंग। सो बेसिकली कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है कि जो वेस्टफुल पैसे थे उनको ऑर्गेनाइजेशन से उनको रिड्यूस करना, बेसिकली डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट
को इसको बोला गया, जैसे जो भी जैसे जहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे 5 एम्प्लॉय से काम कराना, ये सब चीज़ें बेसिकली देखा गया। एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए, मतलब कुछ चीज़ें जैसे होते हैं ना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसको थोड़ा सा इंसेंटिव्स दिया जाए, जो कम काम कर रहा है उसको पनिश किया जाए, ये सब चीज़ें लाया गया। एंड आउटपुट टारगेट देखा गया, मतलब कि इंडिविजुअल का आउटपुट क्या है उस पर ध्यान दिया गया। एंड इनोवेशन पे फोकस किया कि इनोवेशन कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट, इस सब पे फोकस किया। एंड रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट है, कितना रिस्पॉन्सिव है, और ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीटनेस लाया गया। एंड अकाउंटेबिलिटी पे जोर दिया गया। एंड मार्केट ओरिएंटेशन पे जोर दिया गया। एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे जोर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मतलब देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब जो होता है, जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो प्राइवेट के थ्रू कराया गया तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया। एंड कंपटीशन, देखिए इसमें कंपटीशन से ये हुआ कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सर्विस डिलीवरी फास्ट हो जाएगा, बेसिकली ये लाया गया। एंड चॉइस लाया गया कि पब्लिक चॉइस के हिसाब से काम किया जाए। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जोर दिया गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। एंड डीब्यूरोक्रेटाइजेशन पे भी जोर दिया गया, देखिए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया गया, जो हमारा अथॉरिटीज था फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल पे दिया जाए, इस पे जोर दिया गया। एंड डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट पे जोर दिया गया। इंटरप्रीन्यूलिज्म में जोर दिया गया। बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी नया अपना रोजगार चालू कर रहे हैं, इस सब पे ज़्यादा जोर दिया गया। बेसिकली लोग अपना बिजनेस करें, कैसे इनकम बढ़ाए, इस सब पे जोर दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंट्रल थीम ऑफ द एनपीएम समराइज्ड बाय ओसबोर्न एंड गैबलर इज, देखिए जो ओसबोर्न एंड गैबलर थे उन्होंने एक थीम दिया, सेंट्रल थीम दिया। वो क्या बोले, वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, टू बी मोर प्रिसाइज वी नीड बेटर गवर्नमेंट। देखिए बेसिकली एक टर्म्स आता है, इसको बेसिकली स्टेटमेंट है ओसबोर्न एंड गैबलर का, ये पूछ लेता है। तो उन्होंने बोला था वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नमेंट। एंड थ्योरेटिकल बेसिस, नाउ कम टू द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ एनपीएम, इट इज़ अ 2 पिलर्स। बेसिकली क्या क्या बेसिस रहे थ्योरेटिकल पर्पस के हिसाब से कि एनपीएम हमारा इमर्ज हुआ, तो दो दो बेसिकली बताए गए हैं यहाँ पे, पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड सेकेंड इज ए नियो टेलरिज्म। सो कम टू वन बाई वन, व्हाट इज द पब्लिक चॉइस अप्रोच? पब्लिक चॉइस अप्रोच, सो लेट्स सी, इट केम टू एग्जिस्टेंस इन द 1960s, कोइंसाइड विद द एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकदम इक्वली में आया था जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच था। एंड विंसेंट ऑस्टोर्म, देखिए विंसेंट ऑस्टोर्म इज अ चीफ प्रोटागोनिस्ट, ही एडवोकेटेड द रिप्लेसमेंट ऑफ थ्योरेटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज बुक द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो कि ये पब्लिक चॉइस अप्रोच हमारा आया था 1916 में, बेसिकली पैरेलल आया था उसके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और जो इसके चीफ प्रोटागोनिस्ट, मतलब कि जो इसके चीफ प्रोपोनेंट थे वो हमारे विंसेंट ओस्टोर्न थे। और उन्होंने ये चीज़ें अपने जो एक बुक था इनका द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली उसमें इन्होंने एडवोकेट किया कि जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्ट्रिन थे उसको रिप्लेस किया जाए। The public choice approach emphasizes, now see the public choice approach emphasizes on एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। देखिए जो एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पे इम्फेसाइज किया हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म पे जोर दिया गया। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म मतलब क्या होता है कि इसमें मल्टी सेक्टर गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व करना सर्विस डिलीवरी में, इसी को बेसिकली इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म बोला जाता है। यहाँ पे जैसे मल्टी सेक्टर प्राइवेट एजेंसी उसको इन्वॉल्व कर देंगे सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन को, ताकि एक अच्छा कंपटीशन आए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और सर्विस डिलीवरी भी फास्ट हो जाए एंड एफिशिएंट भी हो जाए। बेसिकली जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें आ ही जाएगा। एंड थर्ड वन इज डाइवर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सेंटर्स। देखिए हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या तो कई सोसाइटी में, वहाँ पे डाइवर्स डिसीजन मेकिंग सेंटर्स होने चाहिए, उस पर जोर दिया क्या। बेसिकली इसका मतलब है सिटीजन पार्टिसिपेशन पे जोर देना। एंड अप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक टू द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिए अब जो हमारा पब्लिक सर्विसेज जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें इकोनॉमिक लॉजिक सोचा जाए, मतलब वो कितना एफिशिएंट है, उसमें क्या कॉस्ट आएगा, ये सब चीज़ों पे भी जोर दिया गया। और डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन पे भी जोर दिया गया। एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, जो कि पावर को पता है हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये सब चीज़ें पे जोर दिया गया। एंड नाउ सी द ऑन द अदर हैंड इट अपोजेस, देखिए अभी हमने देख लिया कि जो हमारा एनपीए पब्लिक चॉइस अप्रोच था किस किस चीज़ पे जोर दिया, इम्फेसाइज किया। नाउ कम टू द पॉइंट्स विच अपोजेस न्यू पब्लिक चॉइस अप्रोच। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, सिंगल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स मोनोसेंट्रिक। देखिए जो सिंगल सेंटर पावर एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बेसिकली जो मोनोसेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उस पे उसको अपोज किया पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो बेसिकली देखिए जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो वहाँ पे बेसिकली सिंगल सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब देखिए एक जो है टॉप लेवल पे यहाँ से सारे डिसीजन यहाँ से बन रहा है, बट इसको हमारा देख रहे हैं कि पब्लिक चॉइस क्या अप्रोच किया कि जो डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर दिया। तो पावर कहाँ होगा, हाई लेवल से लोअर लेवल में भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेंटर नहीं हो जाएगा, मल्टी सेंटर्ड हो जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एंड सिपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला थीम था जो 1887 में आया था, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी वाला। बेसिकली उसमें ये बोला गया था कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिक्स से अलग है, जो कि वुड्रो विल्सन ने बोला था। तो इसको जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच है इस फिलॉसफी को क्या बोला, रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वैल्यू न्यूट्रल बताया गया, बट बाद में हमने देखा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर एनपीएम आया, तो इस चीज़ें बताया कि हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन है ना कि वैल्यू न्यूट्रल है। नाउ हिरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन पे को भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, हिरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन था। एक मतलब कि होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप सब हो रहा है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक के ऊपर एक के ऊपर, बेसिकली इससे बोलते हैं। तो इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कौन से, पब्लिक चॉइस अप्रोच ने। एंड रेशनल एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए रेशनल एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो होता है ना कि लीगलिटी पे बात करती है, रेशनलिटी पे। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वीडियो लेक्चर में। एंड न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स से अलग बताया, तो बेसिकली बोला कि न्यूट्रल है, जो कि पब्लिक चॉइस अप्रोच बोला कि ये न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बेसिकली पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी से कंसर्न करता है। एंड नाउ सी द अदर प्रोटोगोनिस्ट ऑफ इट मीन्स एनपीएम के और अदर कौन कौन से स्कॉलर्स थे जो इसको बढ़ावा दिया। सो लेट्स सी द बुचनन, डाउन्स, ओल्सन, टुल्लक, माइकेल्स, these are the other protagonist who now next the second। देखिए हमारा जो फर्स्ट था थ्योरेटिकल जो बेसिस का हमारा पब्लिक चॉइस था फर्स्ट था, नाउ सीधा सेकंड नियो टेररिज्म। सो लेट्स सी द व्हाट इज द नियो टेररिज्म। नियो टेररिज्म एडवोकेट्स ए नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल मॉडल, जो कि हमारा बेबरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी हम जब पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में, तो वहाँ पे हम टेलर के, वेबर के, सारे लोग के आइडियोलॉजी, उनके प्रिंसिपल, उनके क्या क्या चीज़ें बताए, उनके क्या क्या वर्क्स थे, बुक्स थे, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। सो बेसिकली यहाँ न्यू टेररिज्म का यही मतलब कि उन्होंने जो एक नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स थे जो कि ट्रांसफॉर्म किए गए ट्रेडिशनल मॉडल से, जो बेबरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, वही बेसिकली नियो टेररिज्म है। हाउएवर इट्स बेसिक थ्रस्ट इज ऑन द एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली देखिए जो हमारा बेबरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था उसमें क्या था, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें जो चीज़ें हो वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करे हर एक चीज़ों को, बेसिकली ये देखा गया, मतलब लीगल रेशनलिटी लाया गया, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को जोर दिया गया। बेसिकली वेबर का यही मॉडल है। तो ये सब टेलर के समय का क्लासिकल थिंकर्स थे, तो इसी को नियो आ गया। नियो में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर पे मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया, तो इसका यही कहने का बेसिकली मतलब है। एंड नाउ सी द मोहित भट्टाचार्य हैज समराइज द सजेशन
मेड बाई न्यू टेररिस्ट इन द फॉलोइंग वेज। देखिए अब मोहित भट्टाचार्य ने जो न्यू टेररिस्ट के कुछ सजेशन थे उनको मोहित भट्टाचार्य ने समराइज किया। लेट्स सी व्हाट आर दीज। application of performance evaluation techniques to measures actual achievement against preset। देखिए बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट लाया जाएगा तो उसमें तो इसी को बेसिकली न्यू टेलरिज्म मॉडल बोलते हैं। तो जो इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का टेक्निक है वो लाया जाएगा। और ये टेक्निक क्या बोलता है, जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रीसेट कुछ गोल होते हैं ना कि हमें एक 10 प्रोडक्शन करने, मान लीजिए ऐसा हो गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके हो जाएगी कि हमें 10। तो वही बताया कि अगर हमें वो जो प्रीसेट टारगेट्स है उसके हिसाब से एक्चुअल क्या है, अगर वो देखिए जो 10 है 10 कर रहे हैं कि 8 कर रहे हैं कि 12 कर रहे हैं, बेसिकली उसका इवोल्यूशन किया जाए एक्चुअल प्रोडक्शन का। तो बेसिकली इस पॉइंट का कहने का यही मतलब है कि अप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन टेक्निक्स टू मेजर्स एक्चुअल अचीवमेंट अगेंस्ट प्रीसेट टारगेट एंड असाइनिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच स्टेप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए पहले क्या था, पहले वाले टेक्निक में था कि कोई भी मतलब एक ग्रुप को असाइन कर दिया गया, इतने लोग इतना मुझे मान लीजिए ये सर्विस प्रोवाइड करना है, कोई भी एक स्कीम्स प्रोवाइड करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। तो उसमें इंडिविजुअल का रोल नहीं देखा गया, उसमें मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का देखा जा रहा है, उस मतलब जो भी डिपार्टमेंट का देखा जाएगा। बट अब क्या हुआ, अब इस चीज़ में न्यू टेररिस्ट में जो मतलब बताए स्टेटमेंट दिए कि उसमें अब इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है, इंडिविजुअल हमारा जो उसमें काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हो या तो कोई भी हो, तो उसको टास्क दिया जाए, एक एक इंडिविजुअल को टास्क दिया जाए कि वो क्या करेगा। इससे क्या हुआ कि कोई भी इसमें कम काम नहीं, मतलब जिसे बोलते हैं ना हमारे मकरा मारना, वो काम नहीं कर पाएगा। उसमें हर एक अपने इफर्ट आउटपुट्स 100% देना चाहेगा, क्योंकि अब परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हो गया, कौन क्या कर रहा है कितना कर रहा है, इस बेस पे उसका एफिशिएंसी उसका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। और इसमें भी इन्होंने बताया कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा, उसका प्रमोशन जल्दी होगा, जो जो आउटपुट कम दे रहा है उसको प्रमोशन या डिमोशन किया जाए, उसका कुछ सैलरीज रोका जाए, ये सब चीज़ें लाई जाएगी। देखना आगे चल के गवर्नमेंट में, अभी तो फुल्ली नहीं आया है एनपीएम, बट आगे चल के देखिए आप लोग यही आ जाएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, जो प्राइवेट में चलते हैं ना कि जैसे प्राइवेट में हम लोग देखते हैं कि जो भी इम्प्लॉई ज़्यादा काम कर रहा है, जिसके आउटपुट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सैलरी, जो कम काम कर रहे हैं उसको कम सैलरी। ये सब चीज़ें आगे चल के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली आ जाएगा। बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह तो चल ही रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो काफ़ी दिन से चल रहा है, बट अभी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इसका। बट इवोल्यूशन होने लगा, हम लोग का भी परफॉर्मेंस अप्रेजल भरा जाता है। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वार्टरली भरा जाता है, जो बेसिकली जो भरेगा तुम्हारा, प्राइवेट सेक्टर में तो बॉस भरता है, मैनेजर भरता है, तो बट हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हमारा जो आईसी होता है, इंचार्ज होता है, वो भरता है। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि हमारा प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स है वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लाए जा रहे हैं। जैसे हुआ कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे। पहले क्या था, कोई भी ग्रुप को दे दिया जाता था कि तुम्हारे मतलब एक ग्रुप है, एक काम करना है तो उसको मिल के कर रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इससे नहीं मतलब था, बट आउटपुट से मतलब था। तो बट अब बेसिकली इस पॉइंट का कहने का यही मतलब कि नहीं, अभी इससे नहीं मतलब, अभी इंडिविजुअल को दो हर एक ईच स्टेप में। नेक्स्ट इज फॉर रिवार्डिंग अचीवमेंट्स एंड पनिशिंग अंडर परफॉर्मेंस और एरर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन कलेक्टिव इंसेंटिव। देखिए जो मैंने ये बताया ना कि जो चीज़ देखिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको उसको रिवार्ड दिया जाए, और जो अंडर परफॉर्मेंस है जिसका मतलब कि परफॉर्मेंस डाउन है उसको पनिश किया जाए। एंड वही देखिए इंडिविजुअल रेदर देन कलेक्टिव। और हाँ ये भी बात किया गया, अगर देखिए परफॉर्मेंस अच्छा है तो इंडिविजुअल को रिवार्ड्स दो, ना कि कलेक्टिव पूरे ग्रुप को देना नहीं। वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप में तो ऐसा है नहीं सब लोगों ने अच्छा काम किया, सब लोग का आउटपुट अच्छा हो, ऐसा नहीं बोला कि जो काम किया अच्छा उसको इंसेंटिव दो, ना कि ग्रुप को। and following the private sector model of production imposing increased control by means of economics and फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे यही बोला गया कि देखिए प्राइवेट सेक्टर मॉडल में क्या था कि कोई भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे इकोनॉमिक भी ध्यान दिया, उसका मतलब क्या क्या एक्सपेंडिचर्स है, वो प्रोडक्शन में कितने कॉस्ट आएंगे, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। ना कि ऐसा बोल दिया कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है तो ऐसा उसका कॉस्ट का ध्यान ही नहीं रखे कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा। ये सब को भी जोर दिया गया कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना है तो उसको अगर हमारे जो हेड्स होंगे वो बोल दिया कि हमें सर्विस 100 रुपीज़ में ही प्रोवाइड कराने हैं, तो इस चीज़ पर जोर दिया जाए। ऐसा ना हो कि अगर हमारे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने अगर
कोई भी मतलब हेड्स ने हमें बोल दिया कि सर्विस प्रोवाइड करने हैं, तो उस पर कॉस्ट पे ना ध्यान दिया जाए कि कोई कितना भी लग रहा है, चाहे वो स्कीम 1,000 रुपये में या तो 2000 में या तो कोई भी, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे चीज़ें पे नहीं ध्यान देते थे। बट अब एनपीएम के आने के बाद इस चीज़ पे भी ध्यान दिए जाने लगा कि वो जो पर्टिकुलर स्कीम्स है उसका भी, उसमें कितना फाइनेंशियल लग रहा है, फाइनेंस, उस पर भी जोर दिया गया। बेसिकली ये सब प्राइवेट में होते थे, अब यही चीज़ें हमारा गवर्नमेंट में लाया गया। एंड नाउ सी द एंटी गोल्स ऑफ एनपीएम। एनपीएम के एंटी गोल्स क्या क्या हैं, अब ये देखते हैं। द एनपीएम रिजेक्ट वेरियस कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स थे उसको हमारा एनपीएम ने रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली उसी को बोलते हैं एंटी गोल। इसके क्या क्या थे अभी तक तो हमने पढ़ लिया, उसके फीचर्स, गोल्स वगैरह। आप देखते हैं कि एंटी गोल्स ने क्या क्या रिजेक्ट किए ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अभी जो बताया मैंने, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, इसको रिजेक्ट कर दिया था। एंड हियरिकल रिडेन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिजेक्ट किया। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड सुपरमेसी ऑफ रूल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट पे ध्यान दिया गया, ना कि रूल्स रेगुलेशन पे। यहाँ पे दिया गया कि हम हमारा आउटपुट क्या है, उस पर बेसिकली जोर दिया गया। तो इसमें बेसिकली इसका यही पॉइंट है कि जो रूल्स पे था, सुपरमेसी ऑफ रूल्स, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड रेशनलिटी इन डिसीजन मेकिंग को भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए, जो रेशनलिटी इन डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें ये था कि इसमें लीगलिटी लाया जाए, कितना ज़्यादा, मतलब क्या क्या रूल्स है, एक ब्यूरोक्रेसी का रूल्स, ये सब बेसिकली सेम मतलब है। तो इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड इम्पर्सनल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये देखिए इसमें बायसनेस, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन में बायसनेस होता था ना, उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया, इम्पर्सनल नेचर। एंड नेक्स्ट इज रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी रिजेक्ट कर दिया। इनवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड नाउ कम टू द गोल्स एंड फीचर्स। नाउ हमने देख लिया कि एंटी गोल्स क्या थे, अब देखेंगे हमारे गोल्स, फीचर्स क्या क्या थे अब इसके हैं एनपीएम के। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफर वुड, द एनपीएम हैज़ द फॉलोइंग 7 फीचर्स। देखिए, 7 पी जिसको बेसिकली बोलते हैं क्रिस्टोफर वुड के प्रिंसिपल, या इसको गोल्स भी बोल सकते हैं। देखते हैं हम एक एक करके क्या क्या है। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, इम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर। देखिए बेसिकली ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये क्रिस्टोफर वुड के 7 डॉक्ट्रिन्स है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का देखिए क्या है प्रिंसिपल, मैनेजर गिवन ऑटोनॉमी, एग्जाम्पल सीओ स्टाइल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर। देखिए इसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें जो हमारे मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको ऑटोनॉमी दिया जाए। उनको मतलब कि एज जैसे होते हैं ना, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो सीईओ होगा वही सारा मैनेजमेंट उस यूनिट का, उस मतलब डिपार्टमेंट का क्या है, कैसे क्या सेट करना है, आउटपुट क्या है, उसका गोल्स क्या है, सब सेट करना है। तो वो बेसिकली उस पर जोर दिया गया, क्या वो सेट करेगा, ना कि कोई और ऊपर बैठा हुआ हेड सेट करेगा। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा वो सब कुछ सेट करेगा। बेसिकली इस चीज़ का पॉइंट का यही कहने का मतलब है कि इम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो कि हमारा मैनेजर गिवन ऑटोनॉमी टाइप जो कि डॉक्ट्रिन लाया जाए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सेकेंड वन इज लेइंग ऑफ एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेसिकली एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि हमें सेट अ मिजरेबल गोल, कोई भी मिजरेबल गोल सेट करना होगा। जैसे कि सेट कर दे कि रेलवे का जो कंप्लेन है वो 40% रिड्यूस होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। तो ये सब एक मिजरेबल सेट गोल करना पड़ेगा। इसी को बोलेंगे कि एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स एंड मिजरेबल परफॉर्मेंस सेट करना होगा। एंड ए शिफ्ट टू ग्रेटर इम्फेसिस ऑन आउटपुट कंट्रोल, मतलब रिजल्ट रेदर देन प्रोसेस पे। देखिए इसका मतलब है कि ग्रेटर इम्फेसिस आउटपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल पे, मतलब कि जो कि हमारा रिजल्ट पे कंट्रोल, फोकस ऑन आउटपुट नॉट इनपुट। जैसे देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा किस चीज़ पे फोकस करता था, हमारा इनपुट पे, कि हाउ मेनी हावर्स वर्कड, ये सब चीज़ों पे फोकस किया गया। बट हमारा एनपीएम का क्या था कि हाउ मेनी केसेस सॉल्व, मतलब जो हमारे वर्कर थे क्या क्या केस सॉल्व किए, क्या उनके आउटपुट्स है, रिजल्ट पे फोकस किया गया, ना कि इनपुट्स पे। तो बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब। नेक्स्ट इज ए शिफ्ट टू डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स इन द
पब्लिक सेक्टर। देखिए डिसएग्रीगेशन मतलब कि हमारा कोई भी एक मिनिस्ट्रीज है उसको यूनिट में बांटना, छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, एजेंसीज में बांटना, बेसिकली उसका यही मतलब है डिसएग्रीगेशन का। ब्रेकिंग बिग मिनिस्ट्रीज इनटू एजेंसीज, एग्जांपल यूके नेक्स्ट स्टेप एजेंसी, जो कि देखिए यूके में जो बोला बोला गया है। एंड नेक्स्ट वन इज ए शिफ्ट टू ग्रेटर कंपटीशन इन पब्लिक सेक्टर में, कि देखिए अलाउ प्राइवेट फर्म्स टू कम्पीट, एग्जांपल गार्बेज कलेक्शन आउटसोर्स। देखिए जो हमारा कंपटीशन लाया जाए बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कि जैसे मान लीजिए कोई भी गार्बेज कलेक्शन का वो दिया जाएगा टेंडर, तो उसमें भी एक कंपटीशन होना चाहिए कि कौन कितने पैसे में, मतलब कम फाइनेंस में, बजट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें लाया जाए। एंड ए स्ट्रेस ऑन प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के जो हमारे प्रैक्टिसेस है, जैसे कि अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय को अच्छा पैसा इंसेंटिव दिया जाए, अंडर परफॉर्मेंस वाले को पनिशमेंट मतलब कम पैसे दिया जाए उसका, ये सब चीज़ें बेसिकली हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए, ये सब चीज़ों पे जोर दिया गया। एंड लास्ट वन इज ए स्ट्रेस ऑन ग्रेटर डिसिप्लिन एंड परस्यूमोनी इन रिसोर्स यूज। देखिए अब यहाँ पे डिसिप्लिन, ग्रेटर डिसिप्लिन लाया। बेसिकली इस पॉइंट का ही मतलब है कि हमारा जो वेस्टफुल रिसोर्सेज थे उसको रिड्यूस किया जाए, एंड गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको डाउन साइज किया जाए, इस चीज़ का यही मतलब है। एंड नाउ सी द ये तो हमारा हो गया, ये जो हमारे गोल्स थे अकॉर्डिंग क्रिस्टोफर हुड के थे। एंड नाउ सी द अकॉर्डिंग टू RAW होट्स द NPM हैज़ द फॉलोइंग सेंट्रल डॉक्ट्रिन सैलिएंट फीचर्स। देखिए अब जो हमारे क्रिस्टोफर हुड्स के द्वारा हम 7 प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन गोल्स देख लिए, अब अकॉर्डिंग टू RAW के द्वारा देखते हैं क्या क्या है। ए फोकस ऑन मैनेजमेंट नॉट पॉलिसी एंड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एफिशिएंसी पे। देखिए अब हमारा जो प्राइवेट मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन था उस पर जोर दिया जाए, ना कि पॉलिसी पे। एंड अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे जोर दिया जाए, एफिशिएंसी पे जोर दिया जाए, ये सब गोल्स हैं NPM के। एंड द डिसएग्रीगेशन ऑफ पब्लिक ब्यूरोक्रेसीज इनटू एजेंसीज विच डील्स विथ ईच अदर्स इन यूजर पे बेसिस। देखिए बेसिकली इसका कहने का यही मतलब है, जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनको छोटे छोटे यूनिट एजेंसीज में तोड़ा जाए और उनके ईच को एक टारगेट असाइन किया जाए यूजर पे बेसिस पे। एंड नेक्स्ट इज द यूज ऑफ क्वासी मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू फोस्टर कंपटीशन। देखिए क्वासी मार्केट चीज़ें लाया जाए, फुल्ली मार्केट वाला नहीं, क्वासी मार्केट वाला। और जो सर्विसेज पहले गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर दो, प्राइवेट एजेंसीज को दे दो, वो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, बट उनको कंट्रोल गवर्नमेंट ही करे। बेसिकली इस चीज़ का कहने का ही मतलब, इसलिए इसे यहाँ पे क्वासी मार्केट बोला है। एंड नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस ऑन कॉस्ट कटिंग मोटो बीइंग वैल्यू फॉर मनी। कॉस्ट कटिंग मोटोज का यहाँ मतलब यही कि कोई भी मतलब स्कीम्स ला रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें कितना मिनिमम पैसा लगे और आउटपुट ज़्यादा हो, वहाँ पे देखिए वैल्यू फॉर मनी को दिया गया। एंड नेक्स्ट वन इज ए स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फेसिस आउटपुट टारगेट लिमिटेड टर्म्स कॉन्ट्रैक्टेड मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड फ्रीडम ऑफ मैनेज। देखिए बेसिकली यहाँ पे वही है कि आउटपुट पे टारगेट किया गया, लिमिटेड टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिया गया, मॉनेटरी चीज़ों पे, इंसेंटिव्स पे ध्यान दिए गए, एंड मैनेजमेंट के फ्रीडम पे ध्यान जोर दिया गया, ताकि वो अच्छे से एंड बेटर परफॉर्मेंस कर सके और मॉनेटरी पे ध्यान दे, फाइनेंस पे ध्यान दे सके। एंड नाउ सी द ऑसबॉर्न एंड गैबलर हैव आइडेंटिफाइड द 10 गोल्स। देखिए अब एंड फीचर्स आर प्रिंसिपल ऑफ NPM दे आर एज फॉलो। देखिए अब हमने क्रिस्टोफर हुड के द्वारा देख लिया गया, RAW के द्वारा देख लिया, अब नाउ ऑसबॉर्न एंड गैबलर के द्वारा देखते हैं। उन्होंने बेसिकली 10 गोल्स दिए। लेट्स सी व्हाट आर दीज 10 गोल्स। देखिए कैटलिट गवर्नमेंट होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट हो वो बूस्ट करे, फास्ट करे, किस किस को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को, इस सब चीज़ों को बढ़ावा दे। सो इस चीज़ का मतलब है कि द गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कैटलाइजिंग द पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड वॉलंटरी नॉन गवर्नमेंटल sectors into action to solve the societal problems and not just on providing services. Thus, the government should engage itself in steering rather than rowing. Next one is a community owned government होना चाहिए. So what is the meaning of community owned government? The government should strengthen and empower the citizens, families and communities to solve their own problems,
Hence, the government should take out various services from the control of bureaucracy. बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो हमारे सिटीजन्स होंगे और सोसाइटीज के पीपुल्स होंगे उनको स्ट्रेंथ करना, इंपावर करना, ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड थर्ड वन इज अ कम्पिटिटिव गवर्नमेंट। कम्पिटिटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि द गवर्नमेंट शुड इंजेक्ट कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रिवार्डिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। दिस इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। देखिए बेसिकली वही कहने का मतलब कि कंपटीशन पे ध्यान दिया जाए, उसमें मल्टी सेक्टर गवर्नमेंट जब हमारा इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि एफिशिएंसी पे उनको ध्यान दिया जाएगा और एक रिवार्डिंग सिस्टम बनाया जाए कि जो कम पैसे में अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाए उसको रिवार्ड भी दिया जाए। बेसिकली इस चीज़ ये सब लाया जाएगा हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में। एंड फोर्थ वन जो मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट होना चाहिए। सो द गवर्नमेंट शुड बी ड्राइवन बाय इट्स गोल एंड नॉट बाय द इट्स रूल एंड रेगुलेशन। इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रूल ओरिएंटेड गवर्नमेंट इनटू गोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट। And fifth one is a result oriented government. So the government should find outcomes, results by encouraging targets, achievement and mission directed efforts. It should measure the performance of its agencies mainly in terms of outcomes and not inputs. And sixth one is a customer driven government. The government should regard the clients as a customer. It should meet and work towards customers and not a bureaucracy. It involves offering them choice, surveying their attitudes, making services convenient and allowing them to make a suggestion। देखिए बेसिकली कस्टमर ड्राइवन गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हमारा सिटीजन हो वहाँ पे उनको एज ए कस्टमर देखा जाए। एज ए कस्टमर देखेंगे तो हम उनके चॉइस पे भी ध्यान देंगे, उनको अच्छा चीज़ें कैसे प्रोवाइड किया जाए ये चीज़ पे ध्यान देंगे। ये सब बेसिकली इसका ये मतलब है। एंड सेवेंथ वन इज इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट। इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट का क्या मतलब है? द गवर्नमेंट शुड इम्फेसिस ऑन अर्निंग मनी रेदर देन स्पेंडिंग। देखिए इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो मनी को कैसे अर्न किया जाए, कैसे मनी बनाया जाए, रेदर देन स्पेंड, मतलब कि स्पेंड करने के सिवाय। एंड एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट होना चाहिए। देखिए एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब है कि द गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम्स रेदर देन क्योर देम आफ्टर दे ऑकर्स। मतलब कि इसमें बेसिकली बोला गया कि जो भी हमारे सोसाइटी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको किल करें, ना कि उसको प्रॉब्लम को आने के बाद वो क्योर करें। एंड नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, दैट इज डिस्पर्स अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स। It involves a shift in working patterns from hierarchical control to participatory management and teamwork. And last one is market oriented government होना चाहिए। The government should opt for market mechanism rather than bureaucratic mechanism. It should achieve goals not only by control and command but also by restructuring markets. Thus it should leverage change through market forces. एंड नाउ सी द इम्पैक्ट्स ऑफ एनपीएम। अब एनपीएम के क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे वो देखते हैं। क्रिएट ऑफ ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अब गवर्नमेंट की साइज, बेसिकली जो हम चीज़ें पढ़ लिए उस चीज़ को देखते हैं कि वो सब सारे जो प्रिंसिपल्स थे, वो सारे हमारे जो एसओपीज थे उस सबको मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीज़ें हुए, बेसिकली इम्पैक्ट उसके क्या क्या आउटकम्स हुए वो है यहाँ पे। तो जो बेसिकली ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुए और गवर्नमेंट के साइज को रिड्यूस किया गया, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ। रिड्यूसिंग बजट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया गया। रिफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर को में रिफॉर्म हुआ। एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग हुआ, जैसे प्राइवेटाइजेशन मतलब जो हमारे पीएसयूज थे उनको प्राइवेट किया गया। एंड डिसेंट्रलाइजेशन हुआ अथॉरिटीज़ के। एंड जो सर्विसेज हुए उनको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज टू प्राइवेट एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले थे। एंड प्रमोट ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया, मतलब आईटीज लाए गए, आरटीआई वगैरह ये सब चीज़ें लाए गए। एंड पीपल पार्टिसिपेशन हुआ, बेसिकली डेमोक्रेसी लाया गया। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिटीजन चार्टर्स एंड सो फोर्थ, जो कि सिटीजन चार्टर था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया।
तो बेसिकली ये सब क्या थे, हमारे एनपीएम थे, एनपीएम के इम्पैक्ट्स थे, मतलब क्या क्या आउटकम्स थे एनपीएम के। और हमने इससे प्रीवियस वाले भी लेक्चर में एनपीएम के बारे में पढ़ा है अच्छे से, और यहाँ पे हमने और डिटेल में पढ़ दिया। तो आई होप अब एनपीएम चैप्टर से जो भी टॉपिक से जो भी एमसीक्यूज आएंगे आपके यूजीसी नेट एग्जाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम 2 या 3 एमसीक्यू सेक्शन लाएंगे, ताकि आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर से चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है यूजीसी नेट लेवल एंड 0 से अपर लेवल तक में। एक प्रकार से आपका मतलब कि बेस भी क्लियर हो गया, आपका एमए का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, और यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैंने इस चैप्टर में बेसिकली आपको एक बेस, मतलब कि इंट्रोडक्शन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके क्या क्या फेजेस रहे, उसके बाद एक सारे ट्रेंड्स क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, वो सब मैंने कवर किया। बेसिकली हम अपने कंटेंट जो थे हमारा गूगल से भी था, और इग्नू के नोट्स भी थे, एंड मोहित भट्टाचार्य के भी कुछ कंटेंट थे, एंड मैक्सिमम लक्ष्मीकांत के कंटेंट थे। तो मैंने एक सारे जगह से कंपाइल किया, ताकि एक अच्छे से समझा सके, और पॉइंट वाइज मैंने बनाए सारी चीज़ें की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद एक बार अगर वीडियो का स्क्रीन पर देखेंगे पॉइंट सारे, आपको ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें याद हो जाएंगे, और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने कुछ एक्सप्लेन किया, बट एग्जाम में कुछ वो टर्म्स अलग चेंज करके आते हैं, तो सारे जो टर्म्स आ सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थे, तो सब मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिए पॉइंट वाइज करके। तो आप अच्छे से अगर ये चैप्टर, हमारे वीडियो लेक्चर सारे इंट्रोडक्टरी टाइप के जो थे सेशन, वो आप देखेंगे, तो आपका यूजीसी नेट चैप्टर फर्स्ट से अब तक आप सभी कर ले जाएंगे। और अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लाऊंगा, उसमें हम बेसिकली चैप्टर फर्स्ट से जितने भी मैक्सिमम प्रोबेबल हैं, और मुझे याद जो लगेगा, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सब लाएंगे हम धीरे धीरे करके। सो पेशेंस रखिए, और अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, और नोट्स हो सके तो बना लीजिएगा। बेसिकली मैंने नोट्स टाइप का ही वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, इसमें बेसिकली पॉइंट वाइज और ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं, शॉर्ट्स में मैंने लिख दिए हैं, और बाकी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप बेसिकली इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट्स बना सकते हो, या तो रख सकते हो। बेसिकली बहुत ज़्यादा पेज के नहीं हैं, तो हमारे सारे वीडियो लेक्चर 8 पेज 10 पेज ऐसे हैं, तो आपको मैक्सिमम 8 या 10 स्क्रीनशॉट लेंगे, तो एक वीडियो लेक्चर के नोट्स हो जाएंगे। आप उसको भी रख सकते हो, या तो वीडियो को पॉज करके अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस समय आपको अभी तो बहुत कंटेंट बहुत कम है। धीरे धीरे जब आपके 10 चैप्टर कंप्लीट होंगे, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट फैक्ट्स आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट नोट बनाए रहेंगे, तो आपको एग्जाम के टाइम, कम टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज लाएंगे चैप्टर फर्स्ट से, और वो हमारा एकदम 0 से हाई लेवल तक का रहेगा। मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैक्स प्रोबेबिलिटी चांस है कि यूजीसी नेट में आ सकता है, वहाँ से, और थोड़े डीप में, और कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं जो और आ सकते हैं, उनको एमसीक्यू सेशन में हम एक्सप्लेन कर देंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।